हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इकॉनमी का 5 रिवीजन। इससे पहले का रिवीजन जो है पहली क्लास में, आगे की क्लास में, चौथी क्लास में करवा दिया गया था। उसी के आगे का रिवीजन जस्ट है। इसमें कानूनी आधार में सारफेसी अधिनियम 2002 भारत में बैंकों की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान किया गया है। ये कानूनी आधार है। अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना खराब परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। तो जो बैड बैंक है उसके लिए कानूनी आधार टाइप का है। क्या सरकारी निजी बैंक के संदर्भ में गठित बैड बैंक जो है में निवेश कर सकती है, यानी सरकार जो है बैड बैंक में निवेश कर सकती है। तो हाँ, सरकार भी बैड बैंक में निवेश कर सकती है, किंतु निवेश की यह सीमा बैंक की जो कुल संपत्ति है उससे 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सरकार भी इसमें बैड बैंक की स्थापना में मदद कर सकती है और निवेश कर सकती है। बैड बैंक के लाभ क्या हैं, क्यों बनाया गया? तो जो बैड बैंक है एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्ति है, जो धन लौट के नहीं आया, ऋण लौट के नहीं आया है, समस्या से निपटने में सहायता करने के लिए है। साथ ही ये अवधारणा बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है। फलस्वरूप देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तथा उसका सामान्य परिचालन सुनिश्चित होता है। बैंकों के नुकसान भी है, बैड बैंक जो है उसके नुकसान भी है, जैसे कि बैड बैंक की व्यवस्था बैंकों के घाटे से उभरने के लिए स्थायी नहीं है, यानी थोड़ी है बल्कि अस्थायी समाधान है। अतः बैड बैंक है, बैड बैंक की अवधारणा को सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं, सकारात्मक भूमिका नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बार बैड बैंक लाभदायक हो या सिद्ध हो ये आवश्यक नहीं है। विश्व के कई देशों में ये उदाहरण भी मिलते हैं कि बैड बैंक अपने गठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो गए हैं। कई जगह बैड बैंक अपना काम वो नहीं कर पाए हैं। बैड यानी बैंकों का विलय क्या है? बैंकिंग विलय का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें दो या दो से अधिक नए मजबूत बैंक का निर्माण करेंगे, तो ये विलय है। विलय तब होता है जब दो अलग अलग इकाइयां एक नया संयुक्त संगठन बनाने के लिए साथ आती हैं, जबकि अधिग्रहण में कई बड़ी इकाइयां किसी छोटी इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों को इच्छा से अधिग्रहित कर लेती हैं। बैंकों के विलय संबंधी कानूनी प्रावधान। कानून में क्या प्रावधान है? तो भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1969 की धारा 44A के अंतर्गत है। इसमें बैंकों के विलय संबंधी सभी पक्षों में कम से कम 2/3 शेयरधारकों की अनुमति आवश्यक है, यानी जो बैंकों के शेयरधारक हैं उनकी 2/3 शेयरों की अनुमति आवश्यक है, तभी विलय होगा। और कानून 1949 का है, जिसके तहत आरबीआई को सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंकों के विलय हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम जो है नरसिंघम समिति 1991 और नरसिंघम समिति जो 2 है 1997 में स्थापित की गई थी, द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ बड़े बैंकों के विलय की सिफारिश की गई थी। इसमें बैंकों के विलय का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। बैंकों के विलय से क्या कार्यकुशलता में वृद्धि होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने वाले एक सक्षम बैंक बन पाएगा और बैंक अधिक संसाधन जुटाने में भी सक्षम होंगे। इनकी परिचालन लागत में जो है कमी होगी, यानी बैंक को चलाने में जो लागत है उसमें कमी आएगी। ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, बैंक अधिक ऋण दे पाएंगे। कुशल एनपीए प्रबंधन, यानी एनपीए जो धन लौट के नहीं आता है, ऋण लौट के नहीं आता, उसका प्रबंधन हो पाएगा, सही हो पाएगा। बैंकिंग सेवाओं के दायरे में विस्तार होगा, उनका बैंकिंग दायरा विस्तार होगा। और सार्वजनिक बैंकों के वित्त पोषण में कमी आएगी। बैंकों की संख्या जितनी कम और होगी तो उनका नियंत्रण उतना आसान होगा। जैसे बेसल 3 के कठोर मापदंडों को पूरा करने में बैंकों को मदद मिलेगी। अतः भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिक सशक्त और मजबूत, गुणवत्ता और लक्ष्य उन्मुखी हो जाएगी। बैंकों के विलय का नकारात्मक पक्ष क्या है? तो प्रायः बैंकों के विलय की प्रक्रिया मात्र औपचारिक और कागजी है, यानी
कागजी स्तर पर बस किया जा रहा है। इसके स्थिति में कोई खास बदलाव तो है ही नहीं। तो बैंकों की प्रक्रिया जो है प्रणाली कागजी है। वास्तविक रूप से बैंकों की कार्य प्रणाली में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बैंकों की कार्य प्रणाली एक कार्य संस्कृति अपरिवर्तनशील रही है। बैंकों की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा से अपरिवर्तन ही रही है। बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रायः बैंकों के विलय का विरोध, क्योंकि इससे कर्मचारियों के रोजगार का संकट होता है। तो कर्मचारी बैंकों के विलय का विरोध करते हैं। बड़े बैंक जो हैं बाजार की बढ़ती शक्ति के साथ एक अधिकार व्यवहार का पालन कर सकते हैं, यानी उनके पास एक अधिकार रहेगा जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है। मजबूत बैंक और कमजोर बैंकों के विलय से क्या है, और बैंकों का प्रबंधन भी कमजोर हो सकता है। जो मजबूत बैंक है उनका प्रबंधन भी कमजोर हो सकता है और समग्र बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका निष्कर्ष है कि भारत में सार्वजनिक बैंकों के विलय दीर्घकालिक रूप से बैंकों के क्षेत्र को मजबूती दे सकता है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक लागू करना आवश्यक है। सरकार को इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही दिशा में लागू करने की आवश्यकता है, ताकि इस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करते हुए अधिकतम वांछनीय लाभ प्राप्त किए जा सके। यही सही दिशा में लागू किया जाए और नकारात्मक प्रभाव कम किया जाए तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है बैंकों के विलय का। भारत में सार्वजनिक बैंकों का विलय यानी कहाँ हुआ, तो 1994 में सबसे पहले तो नहीं, लेकिन 1994 पंजाब नेशनल बैंक है, जो पंजाब नेशनल बैंक में न्यू इंडिया बैंक का विलय हुआ। यह पहला राष्ट्रीय बैंकों का विलय था, लेकिन इससे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ, ये विलय पहला है। वर्ष 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल स्टेट बैंक में विलय हुआ। 2008 में स्टेट बैंक का सौराष्ट्र, जो स्टेट बैंक है एसबीआई, उसका सौराष्ट्र एसबीआई का विलय हुआ है इनमें। फिर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट, और 2010 में इंदौर का विलय हुआ। लेकिन 2017 में एसबीआई की 5 सहयोगी कंपनियां थी, 5 सहयोगी बैंक थे, जो उनका विलय एसबीआई में हुआ, जिसमें बीकानेर, जयपुर वाला, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और तिरुवनंतपुर शामिल थे। इनका बैंक का विलय हुआ। फिर अन्य प्रमुख विलय में जैसे 2018 में विजया बैंक और देना बैंक का बड़ौदा बैंक में विलय हो गया। 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में विलय हो गया। 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनाइटेड बैंक में विलय हुआ। फिर इलाहाबाद का इंडिया बैंक में भी विलय हो गया। इस तरह बैंकों का विलय है। बैंकों का निजीकरण से क्या मतलब है, यानी बैंकों का निजीकरण सरकारी बैंक जो है उनको कहा है, सरकारी बैंक को निजी कंपनियों को दे देना है, यानी निजी कंपनियों के नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। निजी बैंक जो है अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सरकार के जो बैंक है उसका स्वामित्व जो है और नियंत्रण है वो निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा, जिससे उनके आर्थिक सुधार होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट यानी निजीकरण और विनिवेश अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये दोनों, जैसे विनिवेश जो है, विनिवेश में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की हिस्सेदारी कम की जाती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको कम किया जाता है, जबकि निजीकरण में पूरा स्वामित्व पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। विनिवेश सरकार की हिस्सेदारी को घटाता है, जबकि निजीकरण पूरी कंपनी को ही स्वामित्व ही बदल देता है। निजीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार से निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जबकि विनिवेश केवल सरकारी स्वामित्व में कमी करता है, यानी सरकार का जो स्वामित्व है उसमें से कमी करता है, जबकि निजीकरण पूरा स्वामित्व बदल देता है।
निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण करना है, यानी सरकार की जो संपत्ति है उसको मुद्राएं बदल देना है। जबकि विनिवेश का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए सिर्फ राजस्व एकत्र करना है, इनको संपत्ति बेचकर सिर्फ राजस्व के लिए पैसा एकत्र करना होगा। इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं? तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कुछ सार्वजनिक बैंकों की स्थिति में सुधार नहीं है। इस स्थिति में निजीकरण एक प्रमुख विकल्प है। विगत कुछ वर्षों में एनपीए का निरंतर बढ़ता स्तर, यानी एनपीए जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति वो बढ़ रही हैं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान है, यानी राष्ट्रीयकरण करने से या निजीकरण करने से क्या है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। बैंकों की कार्यप्रणाली और एवं निगरानी तंत्र मजबूत होगा तथा सरकार प्रति वर्ष घाटे में चल रहे सार्वजनिक बैंकों का आर्थिक मदद देने के दायित्व से भी मुक्त हो जाएगी। निजीकरण करने से ये सब लाभ होंगे कि सरकार को पैसा नहीं देने पड़ेगा घाटे में चल रहे बैंकों को, और एनपीए की समस्या भी निपट जाएगी, तो निजी बैंक निपटा लेंगे, और तमाम प्रयासों के बावजूद निपट तो रही नहीं है। अब है बैंकों के निजीकरण का यह निर्णय सरकार उसकी रणनीतियों का हिस्सा है, जिसके तहत देश में केवल बड़े और मजबूत स्थिति वाले सार्वजनिक बैंक ही अस्तित्व में रहेंगे। तो ये सरकार की भी रणनीति हो सकती है कि इसमें सिर्फ बड़े बैंक ही रहें, छोटे बैंक ना रहें। नरसिंघम समिति, पीजे नायर समिति इत्यादि कई समितियों द्वारा सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने का प्रस्ताव समय समय पर दिया गया है। तो निजी बैंकों के अधिक निवेश और नवाचार की प्रवृत्ति होती है। निजी बैंक जो होते हैं वो अधिक नवाचार लाते हैं, ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्राहक सेवाओं में सुधार लाते हैं और ग्राहकों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इसलिए बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए, ये उसके सकारात्मक लाभ होंगे यदि करते हैं तो। नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, जैसे कि निजीकरण प्रत्येक समस्या का समाधान तो नहीं है। सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली को सुधारने की बजाय निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ना अपनी भूमिका से विमुख होना है, यानी अपने कार्य को सुधार नहीं रहे हैं और निजीकरण बेच कर रहे हैं, तो इससे अपनी कार्य स्थिति से, अपनी भूमिका से मुँह चुराना हो गया और कुछ नहीं। एनपीए की समस्या कमजोर रिकवरी सिस्टम को दर्शाती है, यानी कि एनपीए की समस्या है तो ये आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं, यानी वो जो ऋण दिया है उसको वापस लाने का सिस्टम आपका बेकार है। अतः रिकवरी प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। घाटे में चल रहे सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करना ही समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है कि उनको निजीकरण कर दिया जाए, बल्कि उसको कुछ और उपाय भी अपनाने चाहिए। निजीकरण से घाटे में चल रहे बैंकों की स्थिति में सुधार की गारंटी नहीं है कि निजीकरण कर देंगे तो बैंक सुधर जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। नरसिंघम समिति और पीजी नायर समितियों द्वारा गठित निजीकरण की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में नहीं है। जो पीजी नायर समितियां गठित की गई हैं उनका गठन सिर्फ निजीकरण की संभावना तलाशने के लिए नहीं किया गया था। निजीकरण के बाद बैंक अधिक लाभ प्रेरित हो सकते थे, वो लाभ के लिए काम कर सकते हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। वो सिर्फ उसी को लोन देंगे जिनसे उन्हें अच्छी ब्याज प्राप्त होगा और जल्दी ऋण भी वापस आ जाएगा। तो गरीब लोगों को क्यों देंगे, वो तो गरीब तो वंचित हो जाएंगे ना। बैंकों का लाभ उन्मुख दृष्टिकोण से ऋण की दरों में वृद्धि, और ऋण जो है अधिक ब्याज दर पर देंगे, यानी ऋण की दरों में वृद्धि हो सकती है, जिससे ग्राहकों को अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। तो ये हानियाँ हैं। निष्कर्ष, बैंकों के निजीकरण के लाभ और नुकसान दोनों होते हैं। यह नीति देश की आर्थिक स्थिति और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है कि उसको संतुलित कैसे करते हैं आप। निजीकरण के संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। निजीकरण से अधिक प्रतिस्पर्धा और दक्षता तो मिल सकती है, निजीकरण करेंगे तो प्रतिस्पर्धा और दक्षता मिलेगी, लेकिन अगर सही तरीके से नियामक ढांचा नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम जो है उन्होंने दोनों का इसमें हिस्सेदारी थी। IDBI बैंक ये पहला बैंक है जिसकी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है, यानी इसको निजीकरण करने का निर्णय सरकार ने किया है, IDBI बैंक। अन्य प्रयास, त्वरित कार्रवाई।
यानी अन्य प्रयास क्या कर सकते हैं? यदि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना है, पहले तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, फिर उसका निजीकरण भी करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा तो अब और भी कुछ कर सकते हैं। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा PCAF 2000 ये कमजोर बैंकों की RBI की निगरानी को सूची को संदर्भित करता है। RBI निगरानी करेगा जब किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है तो RBI उस बैंक को PCF में डाले। यानी यदि कोई बैंक है उसके पास कोई जोखिम आ गया और उसको जोखिम करने की उसमें शक्ति नहीं है तो बैंक उसको उसमें डाल देगा और कुछ समय के लिए उसकी बैंक की गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है ताकि वित्तीय हालत सुधारने के लिए तत्काल कुछ किया जा सके, ताकि उस बैंक की हालत खराब ना हो और वो तत्काल उसके लिए कुछ किया जा सके। इसलिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा कहते हैं। संयुक्त ऋण फोरम 2014 इसे एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर संयुक्त ऋण फोरम के बाद रणनीतिक ऋण गठन 2015 इसमें जिन कॉर्पोरेटरों ने बैंक, जो कॉर्पोरेट बैंक है उनने क्या है ऋण लिया है और वह अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ, यानी बैंक ने कहीं अन्य से ऋण लिया है, सरकार से RBI से ऋण लिया है वो, लेकिन ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो बैंक आंशिक या पूर्ण ऋण की हिस्सेदारी जो है शेयरों में बदल सकते हैं। तो वे उनकी जो शेयर, उनका जो ऋण लिया है उनके जो शेयर हैं बैंकों के, उनको पूरे शेयरों में बदल सकते हैं। परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा समिति परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की माप करने के लिए 2015 में आयोजित की गई। इन परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान शामिल है जो भविष्य में तनावग्रस्त हो सकती हैं, यानी ऐसे धन या ऋण जो भविष्य में NPA बन सकते हैं या उनका तनावग्रस्त हो सकते हैं, तो उनकी पहले से पहचान की जाएगी इसमें परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा में। दिवाला या दिवालियापन संहिता 2016 यह बैंकों सहित लेनदारों, बैंकों ने लिया हो या लेनदारों ने लिया हो, बैंकों सहित लेनदारों को बकाया वसूलने और खराब ऋणों को रोकने में मदद करने के लिए स्पष्ट तेज दिवालियेपन की कार्रवाई करता है। 4R की अवधारणा 2017 में आई, जिसमें 4R की अवधारणा में बैंक जो है वो NPA की पहचान और खराब ऋण का समाधान, NPA की पहचान की जाए और खराब जो ऋण है उसका समाधान किया जाए, पहली बात। फिर परिसंपत्तियों की मूल्य वसूली, यानी जो परिसंपत्ति दी गई है उसका मूलधन है जो उसकी वसूली की जाए। सरकार द्वारा बैंकों का पूंजीकरण और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया जाए, तो बैंक क्षेत्र में सुधार किया जाए, पूंजी बैंकों का पूंजीकरण किया जाए, उसमें पूंजी अच्छी हो, मूलधन की वसूली की जाए और NPA की समस्या को पहचाना जाए कि NPA कहाँ हो सकता है। इन चारों प्रयासों से यानी पहचान की जाए, समाधान किया जाए, पूंजीकरण किया जाए और बैंक की स्थिति में सुधार किया जाए तो ये समस्या निपट सकती है। सुधारों का मूल्यांकन। उपयुक्त सुधारों के फलस्वरूप NPA की समस्या से निपटने में सरकार उल्लेखनीय प्रगतिशील परिणाम हुए हैं और इस सबसे निपटने में परिणाम आए हैं। इससे न केवल NPA की मात्रा में कमी आई है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शुद्ध लाभ में भी वृद्धि हुई, जिसकी पुष्टि वित्त मंत्रालय के नवीन रिपोर्ट ने की है। यानी इसमें इस काम करने से सुधार हुआ है। जैसे उदाहरण दिसंबर 2024 में 14.58% से 3.12% NPA हो गया, यानी पहले NPA बहुत ज़्यादा था और अब वो सही हो गया है, कम हो गया है। और बैंकों को भी 1.41 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों का सकल NPA मार्च 2018 से 14.58 से घटकर 2024 में 3.12 हो गया है, जबकि न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है, जो सबसे न्यूनतम स्तर है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिकॉर्ड में 1.41 लाख करोड़ शुद्ध लाभ बैंकों ने इतना लाभ अर्जित किया है, जो सबसे अधिकतम उच्च स्तर पर है। अपनी इन वित्तीय उपलब्धियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वित्तीय समावेशन में बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया है, पारदर्शिता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा दिया है।
बैंकिंग सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां। तो बैंकों के संबंध में अभी तक जो काम किए गए हैं वो यही है, और बैंकों की समितियां भी बनाई गई थी जिन्होंने अपने अपनी उपाय दिए हैं। जैसे दामोदरन समिति 2011, इसने कहा कि बैंकों की न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए कि न्यूनतम राशि रख सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल भी जीरो नहीं भी रख सकते। उर्जित पटेल समिति 2013, इसने मौद्रिक नीति ढांचे में संशोधित करने और मजबूत बनाने की सिफारिश की। फिर नचिकेत मोर्ता समिति 2013, इसने कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना के लिए इसने काम किया। फिर जस्टिस MB शाह, इसने काले धन की जांच के लिए सिफारिश की। दीपांकर मेहता समिति 2015, वित्त समावेशन के लिए काम करने की सिफारिश की। फिर रतन P वटल समिति 2016, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, इसने कहा। फिर नंदन नीलकणी समिति, इसने डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए काम करने की सिफारिश की। श्यामला गोपीनाथ समिति, नए बैंक लाइसेंस की स्कीनिंग के लिए नई समिति है, RBI द्वारा वर्ष 2021 में गठित की गई। इसका उद्देश्य लघु वित्त बैंकों के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति का कार्यालय 3 वर्ष का है। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का है। अब बेसल मानक। बेसल मानक क्या है? बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, गैर बाध्यकारी हैं। बेसल समिति ने जोखिम से निपटने के लिए कई मानक बनाए हैं, जिन्हें बेसल मानक 1, बेसल मानक 2 और बेसल मानक 3 कहते हैं। बेसल मानक 1 जो है 1999 में आया, बेसल 2 जो है वो 2004 में आया, फिर बेसल 3 2010 में 8 या 7 के करीब आया था ये। बैंकिंग पर्यवेक्षक अधिकारियों की एक समिति है। इसमें क्या है, 1974 में 10 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर द्वारा स्थापित एक समिति है, जिसे वर्तमान में RBI सहित कुल 45 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हैं। तो एक समिति है, इसमें भारत के गवर्नर भी शामिल होंगे। मुख्य कार्य इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का निरीक्षण करना और जरूरी उपाय सुझाना। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का निरीक्षण करना और जो उपाय सुझाना इसका काम है। जोखिम भारत परिसंपत्तियां यानी रिस्क वेटेज एसेट्स, RWA रिस्क वेटेज एसेट न्यूनतम पूंजी राशि से जुड़ा है, जो बैंकों के पास बैंकों की उधार गतिविधियों से होने वाले जोखिम के सापेक्ष होनी चाहिए। जोखिम जितना अधिक होगा, जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। यानी बैंकों को जोखिम की गतिविधियों से लड़ने के लिए अपने पास उधार अधिक धन रखना होगा। जोखिम जितना अधिक होगा, पूंजी की आवश्यकता उतनी अधिक होगी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी पूंजी से जोखिम भारत परिसंपत्तियों का अनुपात, कारा कहते हैं इसे। कारा 1% है, जिसे बैंकों की पूंजी की तुलना उसके जोखिम भारत परिसंपत्तियों से करके वित्तीय स्वास्थ्य को मापता है। यानी उसकी बैंक की जो जोखिम है और जो कुल पूंजी है और उसकी तुलना करके वित्तीय स्वास्थ्य को मापता है। उसका सूत्र है ये। बेसल 3 की तरह रिस्क पूंजी का 9% बैंकों को रिस्क, यानी जो है बैंकों के पास जितना रिस्क है उसका 9% बैंकों को अपने पास पैसा रखना पड़ेगा। टियर 1 पूंजी यानी कोर कैपिटल, इसमें चुकता शेयर पूंजी, स्टॉक और घोषणा रिजर्व शामिल है। ये अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं। टियर 1 जो है अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं और परिणाम स्वरूप इनमें नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता होती है। टियर 2 है जो पूरक पूंजी, अन्य सभी पूंजी शामिल हैं, जैसे कि घोषित रिजर्व, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, सामान्य प्रावधान और हानि रिजर्व। इसे टियर 1 की तुलना में कम विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसकी सटीक गणना करना अधिक कठिन है। इसका परिसमापन करना भी अधिक कठिन है।
तरलता कवरेज अनुपात LCR के तहत बैंकों को 30 दिन की अवधि में नकदी बहिर्वाह को झेलने के लिए न्यूनतम मात्रा में तरल परिसंपत्तियां बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यानी बैंकों को क्या है, 30 दिन की अवधि तक नकदी बनाए रखने के लिए न्यूनतम मात्रा जो है उसकी रखने की आवश्यकता होती है। पूंजी संरक्षण बफर, पूंजी बफर अनिवार्य पूंजी है, वह अनिवार्य पूंजी जिसमें वित्तीय संस्थानों को अन्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त रखना आवश्यक है। यानी न्यूनतम पूंजी है उसके भी अतिरिक्त रखने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक सामान्य समय यानी तनाव की अवधि से, जब तनाव की अवधि में नहीं है, उससे बाहर हैं, तो उसके दौरान क्या करेंगे, पूंजी बफर का निर्माण कर लेंगे, जिससे तनावग्रस्त अवधि के दौरान नुकसान होने पर सबसे पहले इसका प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले पूंजी बफर को उपयोग करेंगे, उसके बाद ये तरलता कवरेज जो रखे रहेंगे उसका उपयोग करेंगे, और ये Tier 2 और 1 का उपयोग करेंगे। इस तरह से बैंक अपने लिए पैसा रखे रहेंगे। बेसल 1 क्या है? अब बेसल 1 जो है 1988 में आया, लेकिन भारत ने 1999 में से लागू किया। क्रेडिट रिस्क है ये, इस क्रेडिट रिस्क पर आधारित है। 8% रिस्क का एसेट रखना होता है इसमें, यानी बैंकों को 8% अपने पास रखना होता है। बैंकों में इसमें रिस्क को 5 वर्गों में रखा जाता है, यानी रिस्क को 0% के रिस्क में, 10% किस खाते पर या किस पूंजी पर कितना रिस्क है, तो 0 पर, 10% पर, 20 पर, 50 पर और 100% रिस्क पर रखा जाता है। बेसल 2 2004 में आया था। केवल क्रेडिट रिस्क नहीं, 3 इसमें पिलर थे, 3 बताया गया है। इसमें भी 8% पूंजी रखा जाता है। इसमें क्या है, 3 रिस्क में पूंजी पर्याप्त आवश्यकता, यानी पर्याप्त पूंजी रखने की आवश्यकता है। फिर पर्यवेक्षी समीक्षा, यानी उसका पर्यवेक्षण समीक्षा के आधार पर, और बाजार अनुशासन, इसके लिए बाजार अनुशासन को बनाए रखने रिस्क रखा जाता है। फिर बेसल 3 जो 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद जारी किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, बैंकों के लिए मजबूत पूंजी आधार, बैंकों के लिए पूंजी का मजबूत आधार निर्माण करना था। भारत में बेसल 3 मानक 1 जो है 2021 में लागू किया गया। पहले जो है 1 अप्रैल 2019 में लागू होने थे इसे, किंतु इन मानकों को लागू करने के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली उस समय पूरी तरह से तैयार नहीं थी। 2019 में लागू किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरी मानक को लागू करने के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पास उतना धन नहीं था और समय की कमी थी, तो समय पर उसे पूरा नहीं किया गया। बेसल 3 मानक 3 स्तंभों पर आधारित है। इसमें क्या क्या स्तंभ है? बेसल 3 में पहला स्तंभ है वित्तीय आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार है। यानी आर्थिक अस्थिरता है उसको, उससे उतार चढ़ाव को वो सही कर सके, समन्वय कर सके, इसके लिए क्षमता में सुधार करना पहला उद्देश्य है। फिर इस स्तंभ जो 2 है, बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन क्षमता और समन्वय में सुधार करना। जोखिम के प्रबंधन की जो क्षमता है, जोखिम को जल्दी दूर किया जा सके, तो क्षमता में सुधार करना है। तीसरा है पारदर्शिता और प्रकटीकरण, पारदर्शिता में और प्रकटीकरण को मजबूत करना। NBFC कंपनी को 12% रखने की बात कही गई कि NBFC कंपनी है जो इसको 12% रखेंगी। अब है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूएशन, वित्त समावेशन। ऐसे लोग जिन्हें आज तक वित्तीय सेवाओं में शामिल नहीं किया गया था, ऐसे लोग यानी जो वित्तीय क्षेत्र में अभी तक नहीं जुड़े हैं और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध उन्हें नहीं हैं, उन्हें जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसका अर्थ है, इसका अन्य नाम समावेशी वित्त पोषण है। बैंकिंग प्रणाली में वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना ताकि लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जा सके। लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए बनाए गए वित्त समावेशन है। बैंकिंग सुविधाएं, इसमें क्या है, 5A चलाया गया। समाज के सभी वर्गों के लिए वित्त सेवाएं और उत्पादकों की पहुंच प्रदान करने के लिए।
बैंकिंग सेवाएं यानी पर्याप्तता हो, उपलब्धता हो, पहुंच हो, जागरूकता हो और वहनीयता हो। इसलिए बैंकिंग सेवा में 5 काम किए गए हैं, यानी पर्याप्तता, उपलब्धता, पहुंच, जागरूकता और वहनीयता के लिए। पहला है बैंक खाता, यानी सभी लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, जैसे कि बचत खाता, चालू खाता आदि, तो सभी की बैंकिंग खातों तक पहुंच हो। फिर सुलभ ऋण, यानी छोटे व्यवसाय वाले व्यक्तियों को उचित दरों पर ऋण प्रदान करना इसका काम है, तो सुलभ बैंकिंग ऋण हो। फिर बीमा और पेंशन, यानी बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल सके, तो बैंकों तक सबसे पहले पहुंच हो। फिर सुलभ ऋण हो, फिर बीमा पेंशन का भी उन्हें लाभ मिले। फिर डिजिटल वित्तीय सेवाएं, जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, अन्य डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए उन्हें वित्त लेन देन करने की सुविधा प्राप्त हो। वित्तीय साक्षरता, यानी वित्त के संबंध में निर्णय लेने के लिए उन्हें ज्ञान और कौशल भी उनके पास हो। वित्त समावेशन की लेकिन आवश्यकता क्यों है, तो इस किसके लिए किया जा रहा है, ये सब काम करेंगे तो वित्त समावेशन होगा, लेकिन आवश्यकता क्यों है, तो आर्थिक विकास में योगदान करेगा वित्त समावेशन, रोजगार के अवसर देगा, फिर गरीबी को कम करेगा, गरीबी में कमी आएगी, रोजगार मिलेंगे, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, डिजिटल लेन देन का लाभ मिलेगा लोगों को, और आर्थिक समानता भी स्थापित होगी। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आर्थिक विकास में योगदान, वित्त समावेशन से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग सेवाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे। वित्त समावेशन उन उत्पादन क्षमता और जीवन स्तर को बेहतर बनाता है जिन्हें पूरे देश की आर्थिक विकास दर बढ़ती है। रोजगार के अवसर, वित्त समावेशन से छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण मिलता है, जिससे नए ऋण के अवसर उत्पन्न होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, तो रोजगार के अवसर हो गए। अब गरीबी में जब लोगों के पास वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो वह सही तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं। वित्त सेवाएं हैं तो बचत करेंगे और छोटे ऋणों का उपयोग करके अपने व्यवसाय या कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। इससे गरीबी में कमी आएगी और लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी, तो गरीबी कम होगी और उनका जो आय है वो बढ़ेगी। वित्तीय सुरक्षा, वित्त समावेशन से लोगों को बीमा, पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। वित्त समावेशन को योजनाओं का लाभ मिलेगा जिससे वह आपातकालीन स्थिति और जीवन के विभिन्न जोखिमों से सुरक्षित रह सकते हैं और जीवन के अन्य जोखिमों से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। डिजिटल लेन देन और वित्तीय सेवाओं का लाभ, डिजिटल लेन देन में क्या है, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के जरिए बैंक खाता, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे साधनों से लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। यह भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ी को भी कम करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और वित्तीय रूप से धोखाधड़ी को भी कम करता है, तो वित्तीय लेन देन के अवसर बढ़ेंगे। तो ये सब कारण क्या है उसके हैं कि आर्थिक विकास के लाभ हैं, वित्त समावेशन के लाभ होंगे, ये सब के आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, गरीबी में कमी होगी, वित्तीय सुरक्षा होगी, डिजिटल लेन देन की सेवाओं का लाभ मिलेगा सबको और आर्थिक समानता बढ़ेगी। यदि वित्त समावेशन नहीं है तो गरीब और पिछड़े लोग वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, जिससे बीच उनके और मतलब गरीब बीच और अमीरों के बीच असमानता और गहरी हो जाएगी। इससे समाज आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही। इस प्रकार वित्तीय समावेशन भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है बल्कि देश की समग्र आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है। इसलिए वित्त समावेशन हेतु सरकारी प्रयास क्या है, तो वित्त समावेशन के लिए रुपए चलाया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मनरेगा के आधार पर भुगतान प्रणाली की गई और फाइनेंशियल एजुकेशन
नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और फिल्क्वेशन पहल की गई। तो ये वित्त समावेशन के लिए सरकार द्वारा ये सारी पहल की गई और इससे लाभ ये सारे होंगे। ये अभी पढ़े हैं कि गरीबी में कमी होगी, रोजगार के अवसर, ये सारे लाभ होंगे वित्त समावेशन के लिए। इससे पहले इसके पहलू पढ़े थे कि बैंकिंग सुधार और वित्त समावेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं कि सरकार ने क्या किया है इसके लिए। अन्य जो सरकार ने किया, इन जो 7 बताए हैं वित्त समावेशन के लिए, इसके अलावा ही सरकार ने क्या क्या किया है जांचने के लिए अन्य क्या किया किए हैं। तो वित्त समावेशन के लिए लघु वित्त बैंक भी तो खोले हैं। लघु वित्त बैंक हैं, भुगतान बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, प्राथमिक क्षेत्र ऋण समितियां हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना है, मुद्रा बैंक शुरू किया है। फिर NBFC वित्तीय संस्थान है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। तो ये वित्त समावेशन के लिए किए जाने वाले कार्य हैं जो सरकार ने अभी तक किए हैं और बाकी उसने अभी नए प्रयास जो किए हैं वो रुपए चलाया है। अप्रैल 2011 में लॉन्च किया गया इसे। भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। ये रुपए चलाया है तो उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है NPSI की पहल है। NPSI कंपनी है जो उसने काम किया है इसमें। भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI द्वारा समर्थित है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व निपटान प्रणाली है। तो ये RBI द्वारा समर्थित है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान प्रणाली है। रुपए कार्ड का उपयोग जो है सिंगापुर आज के टाइम पे कौन कर रहा है, तो सिंगापुर कर सकता है। सिंगापुर में रुपए कार्ड चलता है। भूटान कर रहा है, UAE, बहरीन, मालदीव और सऊदी अरब भी इसका उपयोग कर रहे हैं रुपए कार्ड का। अब चलाई है सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना। दूसरे नंबर पर जन धन योजना चलाई है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा हुई और 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से इसे शुरू किया गया। नचिकेत मोड़ समिति 2013 की समिति की सिफारिश के आधार पर की। नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त समावेशन एकत्र लक्ष्य है, एकमात्र इसका लक्ष्य है। यानी वित्त समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना मुख्य रूप से चलाई गई है। न्यूनतम राशि की आवश्यकता के बिना बैंक खाता खोलने की सुविधा है। यानी 0 रुपये खाते में रखे हुए बिना भी आप क्या है बैंक खाता खोल सकते हैं। हालांकि यदि आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक लेना चाहते हैं तो उसे क्या करना, आपको बैंक में थोड़ी पैसे रखने पड़ेंगे। न्यूनतम राशि की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जमा पर ब्याज, यदि आप पैसा जमा करेंगे तो ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किंतु 2018 में बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा, अब 2 लाख का मिलेगा। 300 रुपये का जीवन बीमा, यानी जीवन भर आप चलते हैं तो निःशुल्क रूप से डेबिट कार्ड मतलब 30,000 रुपये तक का बीमा मिलेगा और 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट, यानी बिना आपके खाते में पैसा हुए आपको 5,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त हो जाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी जो हैं और जिनके पास खाते नहीं थे अब उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ तुरंत मिल जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। पात्रता, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसका आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल 10 यदि 10 वर्ष से अधिक आयु या का बच्चा है या फिर नाबालिग है वो आवेदन करता है तो अपने खाते के प्रबंधन के लिए अपने कानूनी अभिभावकों यानी माता पिता को या जो पालन कर रहे हैं उनके सहायता आवश्यक होगी। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए जो है मतलब ऋण जो दे रहे हैं, जैसे खाते में पैसा नहीं है फिर भी प्राप्त कर ले रहे हैं, तो 18 से 60 से बढ़ाकर 18 से 65 हो गए। इतनी उम्र में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। शून्य शेष खाते, ये खाते बिना किसी शून्य राशि की आवश्यकता के खोले जाते हैं। रुपए डेबिट कार्ड, अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करेंगे। बिना पैसों के ही डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड आपको मिलेगा।
दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए है। जीवन बीमा 30,000 तक है। प्रत्येक परिवार के एक खाते में यदि 10,000 रुपये तक राशि उपलब्ध होती है और 6 महीने तक उसके संतोषजनक स्थिति रहती है तो 5,000 रुपये तक के अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है। योजना की सफलता, इस योजना की सफलता यही है कि प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 53.20 करोड़ थी। इतने ज़्यादा खाते खोले गए। इसमें 35.42 करोड़ लाभार्थियों के ग्रामीण और अर्ध शहरी के क्षेत्रों के खाते खोले गए और इसमें 17.78 करोड़ मेट्रो शहरों पर स्थित बैंक शाखा खाते खोले गए थे। इसमें कुल लाभार्थियों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो 29.60 करोड़ थी। इसमें महिलाएं शामिल थी और जो कुल खाते खोले गए उनमें 36.21 करोड़ खाते में डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड भी प्रदान किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जनधन बैंक खातों में खोले गए जो हैं में 2,29,000 करोड़ की राशि जमा की गई है। इतना सारा पैसा जो अब तक जमा नहीं था वो अब जब बैंकों में जमा हो गया है जीरो खाते के कारण। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में प्रारंभ की गई। सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए जिनका बैंक खाता है उनके लिए सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें क्या है, दुर्घटना या मृत्यु या पूर्ण दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर, पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए का ऋण दिया, 2 लाख रुपए का मतलब वो आपको प्रदान किए जाएंगे और आंशिक यदि आप थोड़े विकलांग हुए तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें योजना में क्या है, 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम यानी 12 रुपये 1 साल में आपके बैंक खाते से कटेंगे और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपका कर दिया जाएगा। सिर्फ मात्र 12 रुपये साल के हिसाब से आपका 2 लाख का बीमा हो जाएगा। धारक की नाम से जारी किया जाएगा जिससे वह अपनी उत्तराधिकारी का नाम रख सकता है, उसमें भी अपने उत्तराधिकारी नाम दे सकता है। अब अटल पेंशन योजना 2015 में प्रारंभ की गई। इसका मकसद था, उद्देश्य गरीब, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं उनके लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक लोग इसमें अटल पेंशन में भाग ले सकते हैं। 60 वर्ष की आयु जब हो जाएगी तो 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के बीच की जो भी राशि आपने जितनी जमा की होगी उसके आधार पर न्यूनतम गारंटी के रूप में आपको पेंशन दी जाएगी। यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाए यानी वो 60 साल से पहले ही मर गया या 60 साल के बाद मर गया यानी ख़त्म हो गया होने पर पत्नी या पति उसके को जीवन भर पेंशन दी जाएगी, उसकी गारंटी लेती है सरकार। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। फिर है पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी कार्यक्रम सेबी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट द्वारा 2016-17 में लॉन्च की गई। पॉकेट मनी कार्यक्रम सेबी और नेशनल सिक्योरिटी ने 2017 में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल छात्रों में वित्तीय साक्षरता और वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए NISM वर्ष 2006 में सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। तो पॉकेट मनी बच्चों की जमाओं के लिए है और उन्हें वित्त साक्षरता और सुविधा देने के लिए, समावेशन के लिए। फिर है मनरेगा आधारित भुगतान प्रणाली। तो मनरेगा में क्या किया सरकार ने, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र का जो ग्रामीण गांव के लिए काम करने वाला विकास मंत्रालय है उसने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान यानी जो मजदूर होते हैं सरकार के अंदर काम करते हैं जिन्हें मजदूरी दी जाती है, तो मजदूरी भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम यानी केवल आधार के आधार पर आपका पैसा आपको दिया जाएगा सीधे बैंक खाते में। उद्देश्य वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और लीकेज को रोकना है यानी इसमें पारदर्शिता आएगी और उनको पैसा मिल पाएगा। वर्तमान में मनरेगा के तहत 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिक और 13.28 करोड़ श्रमिकों के आधार जोड़े गए हैं। सक्रिय श्रमिक जो हैं वो 14 करोड़ हैं, उसमें से 13.48 करोड़ लोगों के क्या हैं, खाते जोड़े गए हैं, आधार कार्ड जोड़े गए हैं। वह नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत आरबीआई द्वारा प्रवर्तित गैर लाभकारी कंपनी है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये कंपनी है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त प्रसार के लिए 5C दृष्टिकोण पर काम करती है। इसका 5C दृष्टिकोण काम है, यानी सामग्री, क्षमता, विकास, सुरक्षा, समुदाय की सहायता आगे है, बताते हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्त साक्षरता सामग्री, जनसंख्या के जो मतलब वर्ग है, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्त की साक्षरता सामग्री। क्षमता की वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए क्षमता और आचार संहिता का विकास करना। और वित्त समुदाय में है विकास समुदायों द्वारा वित्तीय साक्षरता को स्थायी रूप से प्रसारित करने के लिए नेतृत्व करना। तो पहले है वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान करना, फिर आचार संहिता बताना शिक्षा प्रदाताओं के लिए, फिर विकास समुदायों के लिए क्या है प्रसार करना है शिक्षा का, साक्षरता को स्थायी रूप से प्रसारित करना। संचार यानी वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रसारित करने के लिए तकनीकी, मीडिया, स्तर आदि का नवीन तरीके से उपयोग करना है। फिर सहयोग में अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब 22 स्थापना इसकी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बेंगलुरु में की गई। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के पास है। तो ये आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में है, 2013 के तहत बनाए गए इनोवेशन हब। और वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य है। हालांकि स्वतंत्र बोर्ड अध्यक्ष गोपाल कृष्णन है। आरबीआई द्वारा इसे ऐसा परिस्थिति तंत्र निर्माण करना है जो देश की कम आय वाली जनसंख्या के लिए वित्त सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब आइए फिर ग्लोबेशन। पहले 2023 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्त समावेशन हेतु फाइनेंशियल नामक एक पहल की घोषणा की है। हालांकि इस पहल को अभी औपचारिक रूप से प्रारंभ नहीं किया गया है, किंतु शीघ्र इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। वस्तुतः यह पहल वित्त समावेशन के संदर्भ में अपनी उपजी चुनौतियों का समाधान के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु फिनटेक स्टार्टअप के सहयोग के आधार पर निर्मित करेगी। फाइनेंशियल पहल स्टार्टअप को सहयोगी बनाने और विचार देने तथा ग्राहकों तक सहज पहुंचाई जा सकने वाली सेवाओं का विकास करने के लिए आमंत्रित करेगी। वित्त समावेशन का महत्व क्या है? तो बचत को प्रोत्साहित करना। वित्त समावेशन ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के बीच बचत की संस्कृति को विकसित कर वित्त प्रणाली को व्यापक बनाता है, साथ ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। तो ग्रामीण जो हैं वो अपनी बचत करेंगे और वित्त प्रणाली को क्या है आर्थिक विकास में मदद करेंगे। इसके अलावा कम आय वाले समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की परिधि में लाकर वित्त समावेशन आवश्यक परिस्थितियों में उन्हें वित्त धन और अन्य संसाधनों की रक्षा करना है। फिर है वित्त समावेशन औपचारिक ऋण तक पहुंचने को आसान बनाते हैं। वित्त समावेशन ऋण तक पहुंचने को आसान बनाएंगे, जिससे साहूकार जो हैं कमजोर वर्गों का शोषण कम होगा उससे। महिलाओं का वित्त समावेशन लैंगिक समानता, यानी वित्त समावेशन लैंगिक समानता में क्या है, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। महिलाएं क्या है अपने वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण के साथ साथ महिलाएं खुद को, अपने परिवार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालेंगी और गरीबी के जोखिम को कम कर सकती हैं और अपने अनौपचारिक क्षेत्र से उनके शोषण को समाप्त करके आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से अपने आप को संलग्न कर सकती हैं, जिससे क्षमता में अपनी वृद्धि करने में उन्हें मदद मिलेगी। इसकी चुनौतियां हैं, इसके मतलब बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे सभी बैंकों तक पहुंच नहीं,
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिससे भारत जो है चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास बैंक खाते नहीं हैं। फिर डिजिटल अंतराल यानी कम आय वाले उपभोक्ता हैं जो डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए जो तकनीक है उस पर खर्च करने के सक्षम नहीं है। इन लोगों की तकनीकी कौशल में भी कमी है, इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का अभाव। पीएम जनधन योजना के परिणाम स्वरूप अत्यंत निष्क्रिय खाते खोल दिए जिनका कभी लेन देन नहीं हुआ है। ऐसी सभी गतिविधियां संस्थानों का खर्च बढ़ाती हैं और विशाल परिचालन लागत भी करती हैं और वित्तीय स्थिति की हानि होती है। फिर औपचारिक और नगद आधारित अर्थव्यवस्था। भारत मुख्यतः एक नगदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में चुनौती बनी हुई है, यानी नगद रुपया ही लोग लेन देन पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 80% व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और लेन देन के लिए नगदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए मुख्य बाधा है, यानी नकदी पर ही आधारित हैं इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र डिजिटल का समावेशन नहीं कर सकते हैं। समाधान यही है कि वित्तीय सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सेवाओं के निर्बाध वितरण हेतु वित्तीय सेवा एक मजबूत और कुशल डिजिटल नेटवर्क बुनियादी ढांचा प्रदान करना आवश्यक है। इसके अन्य भी प्रयास हैं। सहकारी बैंक और अन्य विशिष्ट बैंकों जैसे पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक के साथ साथ अन्य गैर बैंक संस्थाओं जैसे उर्वरक की दुकानों पर स्थानीय निकायों और पंचायतों के कार्यालयों में आदि में डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचा विस्तार करने की सिफारिश की गई है, यानी यहाँ डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी तो लोग उसका लाभ उठाएंगे। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना। प्रत्येक गांव तक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक की पहुंच में वृद्धि करना शामिल है। वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए फिनटेक स्पेस के उपयोग के लाभ अर्जित करना है और बैंक शाखाओं जैसे माइक्रो एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, टर्मिनलों और स्थित कनेक्टिविटी आदि की बेहतर नेटवर्किंग के माध्यम से देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके लिए समितियों ने सिफारिश की, जैसे रंगराजन समिति 2010 में इसने आधार कार्ड के साथ बैंक खाता खोलने की सिफारिश की। फिर नचिकेत मोर समिति 2013 में इसने जनधन योजना की शुरुआत इसी समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। बैंकों की दूरी 15 मिनट से अधिक ना हो, यानी जिसके घर से बैंक की दूरी 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक खोलने की अनुमति दी गई है। ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं वित्त समावेशन के लिए, समाधान इसके हो सकते हैं या किया जाए। निष्कर्षतः भारत में समावेशी वित्त पोषण की सफलता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और नीतिगत ढांचे को मजबूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं तो वित्त समावेशन द्वारा गरीब और वंचित वर्गों को भी आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंकिंग लोकपाल भारत सरकार द्वारा ग्राहकों की समस्याओं को, शिकायतों को दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा बनाया गया एक पद है। बैंकिंग लोकपाल जो है मैनेजर से ऊपर का पद है। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में लोकपाल की स्थापना की गई और हालांकि भारत में 1995 में शुरू किया गया था। बैंकिंग लोकपाल का पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को जो है कानून की बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में और लोक प्रशासन में उच्च प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए। उसे अच्छा कराना चाहिए और प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए।
कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु 2 वर्ष विस्तारित किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस तक काम कर सकता है। यह बिना किसी शुल्क प्रभाव वाली सेवा, यानी ग्राहकों से शुल्क नहीं लेगी और सीधे काम करेगी। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है, ये अन्यायी की तरह कार्य कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल के दायरे में कौन कौन आएगा? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएंगे और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक और NBFC भी शामिल है, ये सब आएंगे। उद्देश्य: बैंकिंग सेवाओं में कमी के संबंध में ग्राहकों की सिफारिशों का समाधान करना और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी बैंकों की जो कमियां हैं उनका समाधान उसके लिए ग्राहकों को शिकायतों को सुनेगा और उनका समाधान करेगा, शुल्क कोई नहीं लेगा। लेकिन विदेशी नागरिक जो NRI हैं वो लोकपाल की समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी शिकायत सुनेगा। एकीकृत लोकपाल योजना 2021, इसके तहत 3 लोकपाल योजनाओं को एक साथ कर दिया गया। जैसे पहले जो थी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 थी, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 और गैर बैंकिंग लोकपाल कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 थी। फिर डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 आई। 2006, 2018, 2019 की जो योजनाएं थी लोकपाल योजना, इन सबको 2021 में एक कर दिया गया है। अब है CIBIL, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, ये क्रेडिट स्कोर बताती है। स्थापना 2000 में हुई इसकी। भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, यानी ये क्या करेगी? सार्वजनिक क्षेत्र क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन कंपनी है लिमिटेड है, ये सार्वजनिक निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस बैंक सहित 900 से अधिक मजबूत इसके सदस्य हैं। ये उनकी क्रेडिटिंग करेगी, इसके सदस्य हैं। तो ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वाणिज्य और उपभोक्ता वित्त से संबंधित डेटा एकत्र करता है। वाणिज्य उपभोक्ता से डेटा एकत्र करता है और एक स्कोर जारी करता है, जिसे क्रिसिल स्कोर के रूप में जाना जाता है। ये क्या करेगा? बैंकिंग ऋण मजबूत करेगा या नहीं, इसे तय करने के लिए मतलब बैंक जो है ऋण को मंजूर करेगा या नहीं करेगा। किसी ग्राहक ने जैसे बैंक के लोन के लिए आवेदन किया तो वो बैंक उसको ऋण को स्वीकार करेगा कि आपको देगा कि नहीं देगा, ये तय करने के लिए स्कोर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये क्रिसिल स्कोर 3 अंकों का होता है, जिसमें ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग की हिस्सेदारी को दर्शाता है कि ग्राहक किस तरह का है, यानी वो ऋण चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसने पहले कभी ऋण लिए थे तो किस तरह से चुकाए थे, क्या करता है ये, तो उसके बारे में बताएगा ये बैंकों को। किसी व्यक्ति ने अपने कर्ज की अदायगी कैसे की है या कई तरह के बिलों का पुनर्भुगतान करने में उसका व्यवहार कैसा रहा है, इन्हीं बिंदुओं से ग्राहक का क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा मिलती है, यानी क्रेडिट कार्ड उससे उतना जल्दी मिल जाएगा या फिर ऋण मिल सकता है। अब है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की एक वैकल्पिक पद्धति है, यानी भुगतान करने के लिए कार्ड जारी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक की तरह हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जा सकता है, क्योंकि पैसे बैंकों से निकालने के अलावा यदि पैसे को निकालना है तो ये शेष राशि जो है कार्ड के माध्यम से निकाली जा सकती है। फिर है क्रेडिट कार्ड, वो ये डेबिट कार्ड था, ATM कार्ड था, और एक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की क्रेडिट सुविधा है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है और ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित क्रेडिट सीमा के भीतर धन उधार की अनुमति देती है, यानी निश्चित सीमा तक आप धन सरकार से उधार ले सकते हैं, यानी बैंक से उधार ले सकते हैं। यह ग्राहकों को वस्तु सेवाओं पर खरीदारी लेन देन को सक्षम बनाती है, यानी क्रेडिट सीमा जो है उसकी आय और उसके क्रेडिट स्कोर यानी कितना चुका सकता है, क्रेडिट स्कोर को आधार पर निर्धारित की जाती है कि किसको कितना ऋण दिया जाएगा।
यहाँ पे प्रीपेड कार्ड एक भुगतान कार्ड है जिसमें क्या है, जिसमें पहले से एक निश्चित राशि डाल दी जाती है, यानी अपनी डेबिट कार्ड से उसमें राशि या बैंक खाते से राशि डाल दी जाती है। फिर प्रीपेड कार्ड जो है डेबिट कार्ड की तरह बैंक खाते से नहीं जुड़े होते। प्रीपेड कार्ड उन लोगों के लिए विकल्प हैं जिनके पास बैंक खातों से जुड़ा डेबिट कार्ड नहीं है, तो वो लोग प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको अच्छे क्रेडिट इतिहास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक से नहीं जुड़ा होता। स्मार्ट कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जो सुरक्षा टोकन के रूप में कार्य करती है। चिप होती है जो सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। स्मार्ट कार्ड को छेड़छाड़ रोधी बनाती है। इन मेमोरी जानकारी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, यानी ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह एक स्मार्ट कार्ड होता है, इसमें चिप का प्रयोग होता है, अलग टाइप का होता है। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये बैंकों में रखी रहती है, उसमें छोटी सी मशीन होती है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन बिक्री का बिंदु है जिसमें जहां ग्राहक द्वारा क्या वस्तु सेवाओं का भुगतान करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी अपना कार्ड इस तरह से फेरते हैं तो भुगतान हो जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रीपेड कार्ड और स्कैनिंग करके व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर भी इसको भुगतान कर सकते हैं। और सफल लेन देन के बाद व्यापारी मुद्दत राशि उसको, वो जो मशीन होती है वो एक चेक निकालती है, यानी एक स्लिप देती है, रसीद जारी करती है। व्यापारिक छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, MDR कहते हैं, वह लागत है जो व्यापारी द्वारा बैंकों को अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से जो भुगतान प्राप्त किया है भुगतान स्वीकार करने के लिए चुकानी पड़ती है। यानी व्यापारी जो हैं जिन्होंने डिजिटल भुगतान लिया है अपने ग्राहकों से तो वो चुकाएंगे। MDR लेन देन राशि पारदर्शिता की प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। इसे वर्तमान में यह ऑनलाइन लेन देन और QR आधारित लेन देन को लागू किया जाता है। अब है IFSC कोड। IFSC कोड क्या है? भारतीय वित्त प्रणाली कोड है IFSC कोड। ये 11 अंकों का होता है। इसके 4 अंक जो हैं, पहले शुरुआत के 4 अंक जो बैंक को बताएंगे और लास्ट के 6 अंक जो हैं वो बैंक के ब्रांच को बताएंगे। बीच का 5वां अंक जो है वो 0 होगा। तो 4 अंक बैंक को, फिर 0 होगा एक 5वां अंक, और 6 अंक जो हैं कोड को, ब्रांच कोड को बताएंगे। RBI को IFSC कोड प्रदान, RBI जो है सभी बैंकों को IFSC कोड प्रदान करता है। धन हस्तांतरण के लिए नेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए IFSC जो है दर्ज करना अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक शाखा का एक विशिष्ट IFSC कोड होता है, हर शाखा का अपना अपना होता है। IFSC कोड जो है RTGS, IMPS और NEFT सुविधाएं प्रदान करने वाले बैंकों और उनकी शाखाओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए है। ये आगे पढ़ेंगे ये क्या है, अगली क्लास में समझ लेते हैं इसको। IFSC कोड बिना किसी व्यवधान और त्रुटि के वित्तीय लेन देन को सत्यापित और मूल्यांकित करने की अनुमति देता है। लेन देन को सत्यापित करता है। यानी अब है IMCR यानी चुंबकीय शाही चिन्ह पहचान कोड। ये 9 अंकों का होता है। चुंबकीय शाही पहचान कोड 9 अंकों का होता है जिसमें विशेष बैंक शाखा की पहचान में मदद करता है। बैंक शाखा कौन सी है इसकी पहचान करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा है। यह कोड बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले चेक के ऊपर या पासबुक के ऊपर मुद्रित, यानी चेक या पासबुक के ऊपर लिखा होता है। मुख्य उद्देश्य इसका है क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करना, यानी MICR कोड का मुख्य कार्य क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करना है। कोड के पहले 3 अंक इसमें शहर को बताएंगे, अगले 3 बैंक के कोड को बताएंगे, किस शहर में है पहले, फिर किस बैंक का कोड है, फिर किस ब्रांच का कोड है, किस शाखा का कोड है, अंतिम दिन। इस तरह 9 अंकों का होता है जी। MICR कोड जो है विशेष की विशेषता वैश्विक उपयोग है, इसका उपयोग विश्व में किया जा सकता है। IFSC कोड के विपरीत जो IFSC कोड है सिर्फ भारत में काम करेगा, जबकि MICR कोड का उपयोग दुनिया भर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पैसा का ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जा सकता है। फिर है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड बिजनेस
आइडेंटिफिकेशन कोड शब्द का प्रयोग स्विफ्ट कोड के समान ही किया जाए। बिजनेस आइडेंटिफाइड करने के लिए स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। ये कोड बैंकों के बीच धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायर और सेपा भुगतान के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में करने के लिए किया जाता है। इसमें स्विफ्ट कोड जो है जो 8 से 11 अक्षरों का होता है। प्रारूप अनुसार जैसे बैंक इसमें जो अक्षर होते हैं उसमें शुरुआत के 4 अक्षर बैंक को बताएंगे कि किस बैंक का है, फिर दूसरे 2 अक्षर देश को बताएं किस देश का है, फिर स्थान को बताएं किस स्थान पर है, फिर 3 अक्षर शाखा को बताएंगे कि किस शाखा का है ये। तो 4 अक्षर जो है बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर बैंकों के नाम पर ही होते हैं। फिर 2 अक्षर जो हैं देश को इंगित करते हैं कि बैंक कहाँ स्थित है, किस देश का है। फिर 2 स्थान उसके कार्यालय के स्थान को बताएंगे, किस कार्यालय का है, किस ब्रांच का है। फिर शाखा की पहचान की जाती है। तो इस तरह से इसके कार्य हैं। अब है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग समाधान क्या है? तो कोर बैंकिंग बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क हैं जो ग्राहक को अपने खातों का प्रबंधन करने के लिए दुनिया में किसी भी स्थान पर विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। यानी वो कहीं बैठकर अपनी बैंक की सुविधा का उपयोग कर सकता है। ग्राहक अपने बैंक खाते तक पहुंच सकता है और किसी भी सदस्य शाखा कार्यालय से बुनियादी लेन देन भी कर सकता है। तो ये कोर बैंकिंग समाधान है, कोर बैंकिंग सुविधा है। केवाईसी सुनाइए। केवाईसी क्या है? तो केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसके जरिए वित्त संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान का पते की जानकारी हासिल करते हैं, अपने ग्राहक की पते की जानकारी का हासिल करते हैं और कानून ढांचे को संदर्भित करता है। केवाईसी प्रक्रिया से बैंकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बैंकों के व्यवसाय बैंकों की सेवाओं का दुरुपयोग ना हो और इसका उद्देश्य ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को समझने और जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो बैंक इसका पता लगाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसके आगे की क्लास मिलते हैं 6 क्लास जो रिवीजन होगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।